यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हो सब लोग? बहुपद। बहुपद का अर्थ क्या होता है? बहुपद आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। यहाँ पर हम उसके सोनिकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा पद यानी x के रूप में ऐसे पद लिखे हों, x या y, एक ऐसा वेरिएबल नंबर्स का पद लिखा हो, चर के माध्यम से पद लिखा हो, जिसकी घातें जो हों, जिनकी पावर्स जो हों, वो क्या हो? एक पूर्णांक के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक के रूप में। जैसे हमने यहाँ लिख दिया x² + 5x + 6, ये क्या है? इसमें x की घात देखें तो यहाँ पर 2 लिखी हुई, जो धनात्मक और पूर्णांक है। यहाँ पर 1 है, जो धनात्मक और पूर्णांक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो x⁴ मान लोगे, जो धनात्मक और पूर्णांक है। तो जिस पद में, जिस फलन में x की घातें या जो भी चर पद दिया हो, x के बदले y भी हो सकता है, x या y की जो घातें होती हैं वो पूर्णांक और धनात्मक अगर हैं तो वो क्या है? हमारा बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुपद है क्योंकि इसकी घातें जो हैं वो पूर्णांक और धनात्मक। यानी यहाँ पर हम क्या समझे? बहुपद की जो घात हो, अब बहुपद की घात कहलाएगी, वो भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। यहाँ पर नॉर्मल परिभाषा पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरी परिभाषा के आधार पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि परिभाषा आपने कक्षा 9 में पढ़ी है, बस जान लो। अब इसकी घात क्या कहलाएगी? तो इसमें x की पावर जो सबसे बड़ी होती है वो बहुपद की क्या कहलाती है? घात। तो इसमें क्या कहलाएगी? घात 2। तो x की जितनी भी पावर्स लगी हों वो सभी कितनी होनी चाहिए? धनात्मक और पूर्णांक। यानी यहां पर क्या होना चाहिए? सभी घातें किसकी? x की या y की, अर्थात चर पद की सभी, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं चर पद की, चर पद की सभी घातें धनात्मक एवं कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए के रूप में होनी चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे बहुपद, अन्यथा बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया x की घात 4 + 5x³ + 2, कुछ ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर x की घात देखते हैं पूरी पूर्णांक में लिखी हुई है, तो ये क्या है? बहुपद है। मान लो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर -5, x की पावर 3/2 + 6x, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पर x की घात क्या है? पूर्णांक और धनात्मक है। यहाँ पर ये पूर्णांक है 3/2? नहीं है। ये धनात्मक है? नहीं है। होना क्या चाहिए? चर पद की सभी घातें धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होनी चाहिए, अर्थात ऐसा पद हमारे पास वेरिएबल नंबर्स का जो लिखा हो, उसकी x की पावर्स, x मतलब जितने भी वेरिएबल्स नंबर हैं सबकी पावर्स जितनी भी दी हैं वो सभी क्या होनी चाहिए? प्लस की होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, अर्थात एक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? बहुपद। और बहुपद की घात कौन सी कहलाएगी? तो जो सबसे बड़ी घात होगी। तो यहाँ पर 4 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, तो सबसे बड़ी कौन है? 4। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 4। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? और ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। ठीक, इसको नोट कर लो। अब यहाँ पर क्या है? इसी का जैसे मानक रूप आपसे कह दिया जाए, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जैसे x³ + 2x² + 3x + 5, ऐसे लिख दिए, बहुपद ऐसे है। तो मानक रूप अगर कह दें, यहां पर क्या कह दें? मानक रूप। तो मानक रूप हम उसे कहते हैं जिसमें x की घातें जो होती हैं वो एक क्रम में होनी चाहिए।
बहुपद मतलब मानक रूप में क्या होना चाहिए, x की घातें होनी चाहिए एक क्रम में। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर x की पावर कुछ नहीं तो 0 मान सकते हो, एक क्रम में है, उसे हम क्या कहते हैं, मानक रूप। ये कौन सा रूप है, ये कौन सा है, अवरोही रूप। घातें कैसे गई हैं, बड़े से छोटे के रूप में। इसी को चाहें तो हम आरोही रूप भी लिख सकते हैं, आरोही रूप। आरोही रूप मतलब पहले छोटी घात अर्थात 5, फिर उसके बाद 3x, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद x क्यूब। ये दोनों ही मानक रूप हैं। मानक रूप किसे कहेंगे, ऐसे ही कोई इधर, ऐसे ही कोई मान लो ये फलन दिया था हमारे पास कि पहले दिया था 2x स्क्वायर, फिर दिया था मान लो x क्यूब, फिर दिया था 5, फिर दिया था आपका 3x, ऐसे दिया था उल्टा पुल्टा। तो उनकी घातों को एक क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, मानक रूप। घातों को एक क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, मानक रूप। अब वो क्रम चाहे अवरोही वाला हो चाहे आरोही, घातों का क्रम देखना है यहाँ पर अक्षरों से, और इन यहाँ वाले अंक से मतलब नहीं, घातों की पावर्स जो है उनके मान। जैसे यहाँ पर अवरोही क्रम मतलब 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, फिर 0 मान लेते हैं जब नहीं होगा। यहाँ पर 0 x की पावर, फिर 1 2 3 ऐसे, यानी एक क्रम में ही नोट करने को क्या कहते हैं, मानक रूप। वो अवरोही या अवरोही कोई भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतया प्रश्नों को हल करते समय हम अवरोही रूप ही लगाते हैं। वो चाहे एल्जेब्रिक में आपको एल्जेब्रा में गुणा करनी हो, चाहे भाग करनी हो, चाहे किसी भी प्रश्नों को हल करना है, हम क्या करते हैं, उसको अवरोही रूप में लिखते हैं। लेकिन मानक रूप का मतलब दोनों होता है, वो चाहे अवरोही रूप हो चाहे आरोही रूप। तो ये हमने आपको बहुपद की परिभाषा बताई और बहुपद का रूप बताया। अब किसी बहुपद को अगर हम ग्राफ में अगर फिट करना चाहें तो कैसे फिट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई बहुपद लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4, ये कोई एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें x की घात क्या है, धनात्मक और पूर्णांक, इसलिए क्या है, बहुपद है। अब इस बहुपद कह रहा है इसके शून्य कितने होंगे, शून्य का मतलब है इसके x के हल कितने होंगे। तो हल कितने होंगे वो हम जान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपसे कह दे इसको ग्राफ में दिखाओ, तो ग्राफिक तरीके से हम जानना चाहते हैं शून्य कितने होंगे। बिना हल करे अगर हम जानना चाहें शून्य कितने होंगे, तो सबसे पहले जो फलन दिया है उसको हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया है उसके बराबर हम क्या मान लेंगे, y। ठीक, पहले उसको क्या मान लेंगे हम, y बराबर। ठीक है, अब एक आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आपका x अक्ष होता है, एक आपका y अक्ष होता है। यहाँ पर कुछ हम बिंदु ले लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इधर सारे प्लस के होते हैं और इधर सारे क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4, इधर भी सारे क्या होते हैं, प्लस के, 1 2 3 4 ऐसे और जाएंगे, और यहाँ नीचे -1 -2 -3 -4। तो y वाला ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है, x वाला इधर प्लस और इधर माइनस। बाकी और ज़्यादा प्लस माइनस आपका एक चैप्टर है निर्धारक ज्यामिति, उसमें पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर। तो यहाँ पर जैसे y बराबर मान लिया, अब x के स्थान पर आप मान कुछ रखते रहो, इसका ग्राफ के रूप में बनाना है तो x के स्थान पर कुछ मान रखते रहो। तो एक टेबल के माध्यम से हम रख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए x बराबर हम कुछ रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रखें जिससे हम मान इसमें दर्शा सकें, बना सकें। जैसे मान लो x बराबर 1 रखने पर क्या रख दें, 1 रख दें। देखो अगर यहाँ पर पावर 1 होती तो ये रैखिक कहलाता बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद।
अच्छा, ये बहुपद कहलाएगा, इसमें घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा, घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, ऐसे जितनी घात हो उतने बहुपद कहलाता। अगर घात 1 है तो रैखिक हो जाएगा। और रैखिक बहुपद का अगर ग्राफ खींचा जाए तो एकदम सीधी लाइन रहती है। रैखिक का जो रैखिक बहुपद की जो है खींचा जाए ग्राफ तो क्या होगा, एकदम सीधा रहता है। और जबकि हम अगर रैखिक ना हो तो वक्राकार होता है। वक्र माने घूमता हुआ जाएगा। देखो कैसे, x बराबर पहले हमने 1 रख लिया, 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, -3। यानी x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आया, -3। अब ये 1, -3 बिंदु इसमें ढूंढ भी लेते हैं साथ में। एक x पर गिनेंगे अर्थात ये वाला बिंदु, और y पर कितना गिनेंगे, -3, यानी ये वाला बिंदु, अर्थात ये दोनों आपस में टकराएंगे यहाँ पर। तो ये बिंदु क्या रहा, 1, ये वाला बिंदु। ठीक, अब हम यहाँ पर x के स्थान पर 1 ना रख करके मान लो -1 रख रहे हैं। ढेर सारे बिंदु रखने पड़ेंगे, x के स्थान पर -1 रख रहे हैं। ठीक है, समझ तो गए ही हो कैसे रखे जाते हैं। इसको डायरेक्ट टेबल के माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि ढेर सारे मान बनाने पड़ेंगे तब तो वक्र बना पाओगे। देखो, लाइन खींचने के लिए 2 बिंदु बहुत हैं, 2 बिंदु ज्ञात कर लो, सीधे लाइन खींच लो, बन गया। लेकिन वक्राकार अगर उसका ग्राफ खींचते हैं तो उसके लिए कई बिंदु होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अभी x के स्थान पर तुमने क्या रखा था, 1, तो y का मान कितना आया था, -3। कितना आया था, -3। अगर x का मान -1 रख रहे हो तब भी कितना आएगा, -3 है तो आएगा। अगर x का मान 0 रख रहे हो तो y का मान -4 आएगा। और x के स्थान पर मान रखते रहेंगे, मान लो 2 रख रहे हो तो कितना आएगा, 0, और -2 रख रहे हो x के स्थान पर तब भी कितना आएगा, 0। ऐसे कुछ आता रहेगा, ज़्यादा नहीं बनाते, इतने में ही समझ लो। अब देखो, 1, -3 वाला बिंदु तो आप जान ही गए थे। फिर -1, -3 कौन सा बिंदु रहेगा, तो -1 इधर है, -3 इधर है, अर्थात ये बिंदु ये वाला हो जाएगा। ये बिंदु -1, -3 रहा। फिर 0, -4, 0 x पर रहा और y पर कितना है, -4, अर्थात कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु क्या कह रहेगा, 0, -4। फिर -2, 2, 0, 2, 0 कौन सा रहेगा, 2x पर गिनोगे और y पर 0, अर्थात यही वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 2, 0 और -2, 0, ये वाला हो जाएगा। अब अगर इसको हम मिला लेते हैं इन बिंदुओं को, जैसे इससे इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो ये कैसे मिल गया, गोल टाइप का मिल गया। ये आगे ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, फिर कहीं कटेगा जाएगा। तो ये हमने क्या किया, y बराबर x² - 4 का क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब इसमें ये जो ग्राफ है वो x को कहां कहां पर काटता है, तो x को कहां पर काटता है, 2 बिंदुओं पर। तो इस बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 2। अब हम समझ गए कि x, ये जो ग्राफ हमारे सामने होता है, ग्राफ ही x को जिन बिंदुओं पर काटेगा। अब y क्यों नहीं माना गया, क्योंकि y बराबर तो हमने माना था, बहुपद में y था ही नहीं। ठीक है, और ठीक याद रखें, तो हमको y अक्ष वाला नहीं लेना, हमको कौन सा लेना है, x अक्ष वाला लेना है। तो कोई भी ग्राफ, किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। शून्य का मतलब वो उसके क्या होंगे, हल होंगे। शून्य क्या मतलब, हल। भाई -2, 0 जो बिंदु लाए हो इस समीकरण का हल ही तो है, 2, 0 लाए उसका हल ही तो है, ये बिंदु इसका हल ही तो है। ये सारे बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 और भी जो अनंत तक बनाते रहोगे सारे क्या होंगे, हल। और उन सभी हल बिंदुओं में से जो बिंदु x अक्ष पर होंगे स्थित, वही क्या कहलाएंगे, हमारे शून्य।
वो क्या कहलाएंगे? शून्यक। इसको इतना नोट कर लो पहले। अब देखो, अब इसको हम ऐसा ना करके हम करते इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड में क्या करते आप? जैसे एक्स स्क्वायर 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो यहां पर सूत्र लगा लोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। फिर क्या करते, पहला वाला जो आया है ब्रैकेट उसको हम 0 के बराबर लेते, जो दूसरा वाला आया है उसके बराबर 0 लेते, इसमें x बराबर -2 निकालते, इसमें भी x बराबर 2, अर्थात x का मान -2 और 2 है। तो इस बहुपद के हम यही कहते हैं दो शून्यक हैं। कौन कौन? -2 और, यहां पर देखें एक कौन सा x पर काटा है? -2, एक कौन सा काटा है? 2। x वाले देखेंगे y वाला तो 0 है। तो यहां पर हमने ग्राफ से देख लिया कि ग्राफ हमारा x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है वही उसके x वाले क्या मान होंगे? शून्यक। अगर ग्राफ पहले से पता है आपको तो चित्र से ही देख सकते हो कितने शून्यक होंगे। और अगर आपको नहीं पता है ग्राफ, तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं आपके कोर्स में है। आपको गुणनखंड करके सूत्र लगा करके किसी तरीके से x का मान जानना है। x के जितने मान होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। उसके क्या कहलाएंगे? शून्यक। ठीक है, नोट कर लो इतना। तो यहाँ पर 2a एक्सरसाइज हमारी है। इस 2a एक्सरसाइज में कोई फंक्शन फलन लिखा हुआ है y बराबर fx, कोई बहुपद है। fx का मतलब कोई एक बहुपद है, नाम नहीं लिखा गया। जैसे अभी हमने y बराबर लिख दिया था x स्क्वायर माइनस 4, तो उसी जगह पर कोई fx है जिसके कुछ यहाँ पर ग्राफ खींचे हुए हैं। ये वाला ग्राफ है, एक लाइन खींची हुई है। तो इसमें सभी में पूछता है ग्राफ खींचे हुए हैं और कह रहा है इसमें शून्यक बताओ कितने होंगे, कौन कौन होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है? शून्यक बताओ। यहां पर क्या कह रहा है? शून्यक बताओ। तो अभी हमने बताया था कोई भी फलन का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है वही उसके क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। तो यहां पर एक ग्राफ x को कितने बिंदुओं पर काटता है? एक बिंदु पर, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। x अक्ष को देखना है, y को नहीं देखना है। तो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। सेकंड वाले में हमारे में जो चित्र बना हुआ है वो इस तरीके से कुछ बना हुआ है, तो इसके भी शून्य कितने होंगे? 1 शून्यक होगा। क्यों? 1 मिनट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ये तो हमारा ग्राफ x अक्ष को काटता ही नहीं है, तो इसमें शून्य कितने लिख लेंगे? शून्य लिख दें, मतलब होंगे नहीं, इसमें शून्य होंगे ही नहीं। थर्ड वाले में कुछ इस तरीके से ग्राफ है, तो ये रहा y अक्ष को तो दो बिंदुओं पर काटता है, लेकिन हमको किसको देखना है? x अक्ष को। x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है, तो इसका शून्य कितना होगा? 1। इसमें शून्य कितना होगा? 1। और हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें इस तरीके से काटता है, तो x अक्ष को यहाँ पर 1 और 2 बिंदुओं पर काटता है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। और यहाँ पर इस तरीके से काट रहा है, तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3, तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। और यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पर भी x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर, तो इसके भी शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हमको पहले से ग्राफ मालूम है, तो वो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रहा है वही उसके क्या होंगे? शून्य। और शून्य क्या होंगे, कैसे होंगे, वो ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। वो शून्य उसके क्या होते हैं? हल होते हैं। ठीक, अब अगले अभ्यास लेते हैं। यहाँ पर क्या है? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आपने पढ़ा बहुपदों का शून्यक क्या होता है। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि जो बहुपद है उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक तो समझ ही गए, अब गुणांक क्या होता है अब समझना है हमको। तो जैसे यहाँ पर माना कोई एक बहुपद है जो px बराबर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
और इस बहुपद में ये कौन सा बहुपद हमने मान लिया है? एक द्विघात बहुपद मान लिया। बहुपद आपके कोर्स में त्रिघात, चतुर्घात और भी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं आपको? द्विघात के माध्यम से। तो मान लेते हैं एक द्विघात बहुपद है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और द्विघात की खास बात क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है अर्थात a, इसमें a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं बचेगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यहाँ a का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है जिसका मान क्या है? 0 के बराबर नहीं है, और कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद है आपका ये। और मान लेते हैं इसके, माना अल्फा कॉमा बीटा, इसके 2, देखो द्विघात है तो 2 शून्य होंगे, त्रिघात है 3 शून्य होंगे, जितनी घात वाला होता है उतने उसके शून्य होते हैं, उसके उतने गुणनखंड होंगे तो उतने शून्य होंगे। तो माना अल्फा कॉमा बीटा 2 क्या है? इसके शून्य हैं। अब तथा अल्फा कॉमा 1 मिनट, ये शून्य जो होते हैं वो x बराबर करके मान आते हैं। अभी जो आपने पीछे हल किया था तो शून्य का मतलब क्या था? x बराबर करके मान आए थे। तो एक हम मान लेते हैं x माइनस अल्फा, एक मान लेते हैं x माइनस बीटा। यहाँ पर 2 क्या है? गुणनखंड है, 2 हैं यहाँ पर गुणनखंड है। यानी हमारे पास एक px बराबर कोई द्विघात बहुपद है। इस बहुपद के अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं, और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा 2 इस बहुपद के क्या हैं? गुणनखंड हैं। चूंकि इस बहुपद के गुणनखंड हैं तो इसके बराबर में होने चाहिए, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। लेकिन आवश्यक नहीं होता है कि पूरे गुणनखंड इसके बराबर में ही हो। कुछ में क्या होता है 1/2 वगैरह करके दिया होता है, अगर उसके गुणनखंड करें तो हम कॉमन ले लेते हैं, वो बाहर चीज आ जाती है। तो वही बाहर मान लो कोई एक कांस्टेंट नंबर आ गया k, ठीक है, जहां k एक अचर पद है, अचर पद है। अचर माने अंकों में कोई भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, तब ये इसके बराबर हो सकता है। अब इसको अगर हम गुणा करें तो गुणा करें x और x की गुणा करें, x स्क्वायर, और इसकी गुणा करेंगे तो x और बीटा की, तो x बीटा, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा x, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस पर अल्फा बीटा, तो x स्क्वायर। यहाँ पर हम x अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बचेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इनके गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना का मतलब क्या हो गया? जैसे x स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक है ना, गुणेकांक, गुणांक माने क्या होता है? गुणेकांक। तो इनकी आपस में हम तुलना कर लेते हैं। तो इधर x स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है। इधर x स्क्वायर का गुणांक क्या है? गुणांक माने गुणेकांक। तो पहले हम k से गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे? k से गुणा। जब गुणा k से कर लोगे तो x स्क्वायर गुणे में आपका आ जाएगा k। तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक है a, और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? k। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक तो अच्छी तरीके से समझोगे। तो इधर x स्क्वायर गुणांक का है a, इधर x स्क्वायर गुणांक का है, जब k से गुणा कर लोगे तो स्क्वायर गुणे में k आ जाएगा, अर्थात क्या आएगा? k। या और देखें यहाँ पर x का गुणांक, क्या देखें? x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक क्या है? b, जबकि इसमें x का गुणांक क्या रहेगा? तो जब k से गुणा कर लोगे तो x के गुणे में पहले तो इतना लिखा हुआ है, ठीक, x के गुणे में पहले तो इतना लिखा ही हुआ है, और साथ में k से गुणा कर दें तो x को छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा? माइनस का k अल्फा प्लस बीटा। ये आपका क्या रहेगा?
x के गुणांक बराबर हो गए आपके। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लेंगे अचर पद। क्या लेंगे? अचर पद। तो अचर पद का मतलब जिसमें x ना हो, तो यहाँ पर x नहीं है अर्थात c रहा। यहाँ k से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर अचर पद क्या हो जाएगा? k अल्फा इंटू बीटा, अर्थात ये वाला मान हो जाएगा c बराबर k अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मान प्राप्त हुए हैं। इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे समझाएं। इसको पहले क्या करो? नोट कर लो। नोट कर लिया? जैसे हमारे पास जो प्रश्न दिया था px बराबर, वो क्या दिखा था यहाँ पर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था आपके पास एक बहुपद। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने जैसे b बराबर लिखा है, तो इसको हम b बराबर वाला नोट कर रहे हैं। तो b बराबर आपके पास क्या है? माइनस का k, साथ में क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और ये k इधर जाएगा बटे में, साथ में माइनस भी ले जाओगे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के। और k का मान क्या है? k का मतलब है a। अब b क्या था? यही देखो, ये शून्यकों, ये आपके पास शून्य क्या थे? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या थे? शून्यक थे। तो अल्फा और बीटा शून्यक थे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर। क्या लिख सकते हैं? शून्यकों का योग बराबर। तो शून्यक हमारे पास क्या थे? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। यहाँ पर है क्या आपके पास? b बटा ए। b का मतलब क्या है? b का मतलब है x के गुणे में लिखा हुआ है, यानी x का गुणांक, माइनस तो लिखते हैं, यानी यहाँ पर ये क्या है? x का गुणांक, और a क्या है आपके पास? x स्क्वायर का गुणांक। यानी जब भी हमको शून्यकों का योग ज्ञात करना होगा, तब हमको फार्मूला प्राप्त हो गया, क्या डालना होगा? माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात b बटे जो आया, यही शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो गया। क्योंकि इधर क्या लिख रहे हो? शून्यक। अल्फा बीटा क्या है आपके पास? शून्यक, उनको जोड़ रहे हो। शून्यकों का जो जोड़ है वो x के गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। तो ये है गुणांक, ये है शून्यक, इन दोनों का संबंध क्या है आपस में? दोनों चीजें क्या होती हैं? बराबर। संबंध मतलब होता है फॉर्मूला बनाना, सूत्र बनाना। तो एक सूत्र के माध्यम से हमने देखा कि अगर शून्यकों को जोड़ दिया जाए तो उसका मान वही आएगा। अगर हम बहुपद के x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक का मान लिख देंगे तो मान सेम, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यही क्या हमारे पास एक सूत्र तैयार हो गया, यही संबंध हो गया। कौन सा संबंध? शून्यकों का योग वाला संबंध। उसके बाद लिखते हैं, ये अचर पद वाला उठा लेते हैं, जो हमारे पास c बराबर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? k अल्फा इंटू बीटा। ये k इधर बटे में लाएंगे, तो इस बार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? c बटा k आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा को हम क्या कहेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या कहेंगे? गुणनफल। ठीक, क्या कहेंगे इनको? शून्यकों का गुणनफल। c, तो c आपके पास है ही है। k का मान क्या था? अभी a था। तो c का मतलब क्या है? कांस्टेंट नंबर, अर्थात अचर पद। और a का मतलब क्या है आपके पास? a का मतलब आपके पास क्या है? a, 1 मिनट, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो एक सूत्र आपके पास ये तैयार हो गया, और एक सूत्र आपके पास ये तैयार हो गया। ये सूत्र क्या बता रहा है? शून्यकों का योग उनके x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के, यानी गुणांकों के बराबर होता है। ये गुणनफल वाला बता रहा है, अल्फा इंटू बीटा वाला बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने सूत्र सीखे कैसे बनते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं जिसकी सहायता से हम वास्तविक में हल करते हैं, कि देखते हैं कि ये शून्य, ये तो एक x और a b c d के आधार पर था। अब हम वास्तव में एक प्रश्न लेते हैं और देखते हैं, द्विघाती लेते हैं, कि देखते हैं कि यहाँ पर ये सत्य हो पाएगा, नहीं सत्य हो पाएगा, दोनों बराबर आपस में होंगे या
नहीं होंगे। आपको बताना है जो है शून्यकों को ज्ञात करो, उसके बाद उनके गुणांकों में संबंध बताना है। तो शून्य ज्ञात करना है, यानी पहले शून्य दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ग्राफ बना करके एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटे वही उसके क्या है शून्य, वो तो बहुत जटिल क्रिया होती है, ग्राफ बना नहीं सकते हो। हम कैसे सीखेंगे? फैक्टर माध्यम से, जैसे जिसके फैक्टर हो पाए कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुणा करके 8 है, माइनस लगा है तो घटा करके 2 आए, गुणनखंड कर लें तो क्या बनेगा 4 - 2, 4 दूना 8 और 4 से 2 घटाओ तो 2। आप गुणनखंड कक्षाओं में सीख चुके हो, नहीं सीखे हो तब भी बताए दे रहे हैं। तो यहाँ पर 4x माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का 2x माइनस का 8, दो में क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4, अर्थात एक ब्रैकेट में x - 4 रहा और एक ब्रैकेट में x + 2 रहा। ऐसे फैक्टर तो आप कक्षाओं में कर ही रहे थे। अब आगे आप लिखेंगे शून्यकों के लिए, ठीक क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए जो पहला आपका ब्रैकेट आया है उसके भी बराबर 0 ले लोगे, दूसरा आया है उसके भी बराबर 0 ले लोगे। जिसे x के मान निकलेंगे तो इससे +4 निकलेगा, इससे -2 निकलेगा, अर्थात आपके पास जो शून्य निकलेंगे 4 निकला एक -2 निकला। तो ये दो शून्य निकले हैं, ये दोनों शून्य हमने गुणनखंड माध्यम से ज्ञात किए हैं। प्रश्न कह रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया है। अब आगे कह रहा है शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। संबंध यानी कि जो सूत्र आपने बताया है। तो यहां पर संबंध बताने के लिए क्या लिखेंगे, पहले शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर। तो शून्य के यहां पर हमने कुछ कहा तो है नहीं, कौन है शून्य, ऐसे पढ़ा रखते हैं, अल्फा बीटा कुछ मान लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक क्या लिखा हुआ है -2, x² का गुणांक, तो x² गुणांक क्या लिखा हुआ है 1, x का गुणांक तो x के गुणा में क्या लिखा हुआ है -2, निशान सहित लेते हैं, और x² गुणांक क्या लिखा हुआ है 1। अब शून्यकों का योग, इधर क्या करेंगे शून्यकों को जोड़ेंगे, तो शून्य के हमारे पास क्या था 4 था, अगला क्या था -2 था, यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ भाई प्लस आएगा, अर्थात दोनों क्या हो गए बराबर। तो यही हमको बताना है शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध। तो इधर शून्य थे उधर उनके गुणांक थे, दोनों में संबंध क्या, दोनों का बराबर हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला भी आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर पढ़ क्या पढ़ लिया है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो गुणनफल यानी कि इनकी गुणा करेंगे, अर्थात 4 और -2 गुणा करेंगे। अचर पद जिसमें x ना हो, अर्थात -8 है। x² गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, 1 है, यहाँ पर गुणा करा तो -8 बराबर -8, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, शून्यकों का योगफल भी बराबर, गुणनफल बराबर है। तो यही क्या रहा, शून्यकों के योगफल गुणनफल में संबंध रहा, गुणांकों में संबंध रहा। तो इतना हमें पहले प्रश्न में करना है। अभी जो इसके पहले सीखे थे ABC के रूप में, तो वो आपने डिटेल में द्विघात के रूप में सीख लिया, ऐसे त्रिघात भी आएगा। तो पहला हुआ, इसी तरीके से अन्य भी खंड हैं जो स्वतः लगाने का प्रयास करना और लगाना, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दे रखा है, एक बहुपद है कोई, जिस बहुपद का एक क्या है शून्य 1/2, लैम्डा का मान बताओ। तो अभी जो पिछले प्रश्न लगाए हो
शून्य का मतलब क्या होता है? आप बहुपद होता है, बहुपद को क्या करते हो? हल करते हो। हल करके जो उसमें x के मान आते हैं वही क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अर्थात यहाँ पर एक शून्य आपका कितना है? तो चूंकि यहाँ पर 1/2 एक क्या है? शून्य है। 1/2 एक क्या है? शून्य है, इसलिए एक हल होगा, अर्थात ये x का एक मान हो जाएगा। ठीक, और ये इस बहुपद का एक हल होगा, अर्थात इसमें मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आना चाहिए। हल का मतलब यही होता है, आप जितने भी फैक्टर कर रहे हो और उसमें x के जो मान आए हैं वो अगर मान कोई भी रख दोगे तो उसमें उसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0। जिसको कहते हैं समीकरण को संतुष्ट करना। ठीक, इसको क्या कहते हैं? समीकरण को संतुष्ट करना। तो यानी यहाँ पर एक ये शून्य है, इसलिए शून्य हमारे बहुपद को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 1/2 बहुपद को जो है संतुष्ट करेगा। ठीक, बहुपद को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है बहुपद में मान रखते हुए जब रखेंगे तो बराबर में 0 लिखेंगे। तो x बराबर 1/2, जहां जहां x दिया है वहां वहां 1/2, जहां जहां x दिया वहां वहां 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, किसी तरीके से लेमडा का मान ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर लेमडा ना लिखा होता तो इसी का हल ऑलरेडी कितना आ जाता? 0 आ जाता, क्योंकि ये इसका हल था। अभी कह रहा होता कि दिखाओ ये इसका शून्य है या नहीं है, तो क्या करते? इसे कक्षा 9 में हल करते होगे कि इसका शून्य है या नहीं, तो आप क्या करते थे? जो x का मान दिया होता तो उसको हम बहुपद में रख लेते थे, 0 आ जाता तो लिख देते थे हल है इसका। यहाँ पर ये ऑलरेडी कह रहा है शून्य है, इसका मतलब हल होगा ही, और तो मान रखने से आप लेमडा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हल कितना आएगा? 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, प्लस यहाँ पर 3/2 प्लस लेमडा बराबर 2। यहाँ पर 1/2, 3/2 प्लस लेमडा बराबर, तो हर तो बराबर है, तो 3 और 1 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। लेमडा बराबर ये 2 आ जाएगा और उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस, अर्थात लेमडा का मान क्या रहा? माइनस का। जैसे यहाँ पर क्या है, आपके पास बहुपद दिया है 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य क्या है? अल्फा कॉमा बीटा है, तो आपको इतने का मान ज्ञात करना है। तो इसके शून्य दिए हैं, तो पहले हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग चाहिए आपको, अल्फा गुणे बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो अभी आपने फॉर्मूला डाला था शून्यकों का योगफल। शून्य का आपके पास अल्फा और बीटा है, यानी शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और सूत्र में अभी आपने क्या डाला था? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक, तो x के गुणे में कितना लिखा हुआ है? माइनस का 4√3। x² का गुणांक कितना लिखा हुआ है? 1, अर्थात यहाँ पर कितना आया? 4√3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 4√3। फिर आप ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ? सूत्र लिख लेते हैं एक बार और, अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद आपके पास क्या है? 3 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है, अर्थात ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया हमने, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या? मतलब इस इतने का मान ज्ञात करना है। ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इतने का मान हम जानते ही हैं अल्फा प्लस बीटा का। क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान? 4√3। अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं 3,
बस यही रहेगा आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बहुपद लिखा है। पिछले वाले प्रश्न में शून्य के अल्फा कॉमा बीटा के रूप में दिए थे, वो तो कुछ भी लिखा हो, तो एक सिंबल है ना, मूलों का एक सिंबल है। तो पहले अल्फा और बीटा लिखा था, इस बार क्या लिख गया है, पी और क्यू लिख गया है ना। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे अगर ऐसे जान लें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अगर लिख लें तो बराबर क्या होता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसको उधर भेज दिया जाए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अर्थात अगर हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जानना है तो पहले हमको p प्लस क्यू ज्ञात करना होगा और p इंटू क्यू। ऐसे प्रश्नों में जिसमें मूल लिखा हो, शून्य लिखा हो, तो समझ लो आपको पहले शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात ही करना, उसके बाद जो भी करना है करना होगा। तो शून्यकों का योगफल यानी कि p प्लस क्यू हम लिखेंगे और फॉर्मूला वही रहेगा। तो x का गुणांक इसमें क्या रहेगा, -7, x स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा 2, अर्थात कितना रहेगा 7/2। फिर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो p इंटू क्यू रहेगा। अचर पद तुम्हारे पास क्या है 3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो यहाँ पर p इंटू क्यू का मान कितना आ गया 3/2 और p प्लस क्यू का मान कितना आ गया 7/2। तो ये रहा शून्यकों का योग, ये रहा गुणनफल। अब हमें ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो इसमें मान रख लेंगे। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या था, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2p, ये तो था। तो p प्लस क्यू का मान हमने क्या निकाला है 7/2, p इंटू क्यू का मान क्या निकाला है 3/2। यहाँ पर 49/4, यहाँ पर 3 दूना 6/2। इसके हर बराबर करेंगे, कितने से गुणा करोगे 2 से, तो 49 माइनस 12/4 कितना आ जाएगा, 9 से 2 गया 7, 37/4। ये आया इसका आंसर। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो कि शून्य क्या है यम एन, पहले क्या था अल्फा बीटा, फिर क्या हुआ पी क्यू, फिर क्या हुआ यम एन। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, सिंबल चाहे जो भी दिया हो। हमें ज्ञात क्या करना है m/n, n/m, कोई भी अलग से मान ज्ञात करना है तो पहले हमको शून्यकों का योग चाहिए, शून्यकों का गुणनफल चाहिए, है ना। शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर शून्य यम एन लिखे हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख लेंगे यम एन, यहाँ पर यम इंटू एन। ठीक है, तो x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पर 11, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। यहाँ पर अचर पद क्या है माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यम प्लस एन का मान कितना आ गया है माइनस का 11/3 और यम इंटू एन का मान कितना आ गया है माइनस का 4/3। अब हमको चाहिए इसका मान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो, हाँ m/n प्लस n/m, पहले इसके क्या करा जाए हर बराबर कर लिया जाए, यानी कि m स्क्वायर n स्क्वायर बटा m। अब फिर देखो पिछले प्रश्न की तरह m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया, तो चूंकि अभी हम पिछले प्रश्न में डाल चुके हैं सूत्र, तो इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। यही तो डाला गया था अभी, ये तो डाला गया था कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का क्या होगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। अब m प्लस n का मान हमारे पास क्या है माइनस का 11/3, तो माइनस का 11/3 का स्क्वायर। m इंटू n का मान कितना है माइनस का 4/3
और यहाँ पर भी माइनस का 4/3। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 121 और माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8/3, नीचे भी माइनस का 4/3। हाँ, हर बराबर करने पड़ेंगे हमको। हर बराबर करने में क्या करोगे, इसको 3 से हर बराबर कर दिया जाए और इसको भी 3 से कर दिया जाए हर बराबर, है ना। यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद इसको नोट कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये 121 हुआ और प्लस 8 दिया 24/9। यहाँ पर 12/9, 9 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर ऐड हो जाएगा। तो 121 और 24 कितना होता है, 145 बटा कितना रहेगा, -12, और माइनस नीचे नहीं शो जाता, माइनस यहाँ पर लगाओगे क्योंकि अंश का ही प्लस माइनस होता है, हर हमेशा धनात्मक रहता है। नोट कर लो। देखो, जो पहला क्वेश्चन है कि शून्य ज्ञात करो उसके गुणांकों में संबंध बताओ, वैसे ही आपका 7 नंबर है और 8 नंबर है। यानी पहले और दूसरे क्वेश्चन को देख देख करके आप क्या करेंगे, 7वां और 8वां क्वेश्चन जो है हल करेंगे, है ना। तो देखो, थोड़ा सा बता देते हैं इसका फैक्टर कैसे करोगे। जैसे हाँ, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर हम इसको √3 का वर्ग बना लें, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, √3 का वर्ग। अब एक ब्रैकेट, एक a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x प्लस √3 और एक ब्रैकेट में, देखो 2 बन गए। अब आगे फैक्टर तो हमने कर दिया, अब आगे आप इसके शून्य के लिए शून्य कौन से निकलेंगे, फिर शून्यकों और गुणांकों में संबंध सूत्र डालोगे। ये आप स्वतः कर सकते हो अपने आप। कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये भी आपका तो नॉर्मल फैक्टर है कि गुणा करके 48 आ जाए और 2 लिखा घटा करके 2 आ जाए। तो कौन से बनेंगे, 8 छंग 48, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 छंग 48, 8 से 6 घटाओगे 2, और बस गुणा करके 2 2 में कॉमन लेकर के आप गुणनखंड कर सकते हो। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, घर से लगा सकते हो। अच्छा, ये 9 नंबर x² प्लस के x प्लस के का 1 शून्य के 1 है तो k का मान ज्ञात करो। तो ये आपने अभी लगाया था, कौन सा क्वेश्चन लगाया था ऐसा, तीसरा, 3 नंबर, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी को देख करके आप 3 नंबर की तरह इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो आज का वर्क 9 नंबर तक रहेगा, ठीक।